नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। देह व्यापार की आशंका में छापेमारी, स्पा सेंटर से 6 युवतियां गिरफ्तार। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में जलभराव। अबूझमाड़ का मलखम प्रदर्शन, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मनाई पहचान। एनएचएम कर्मचारियों का सामूहिक इस्तीफा, बर्खास्तगी के बाद आक्रोश। तो ये थी सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। बिलासपुर जिले के तोरवा क्षेत्र में स्थित स्पा सेंटर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर स्पा सेंटर में रेड की और संदिग्ध गतिविधियों को लेकर छानबीन शुरू कर दी। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 6 युवतियों को हिरासत में लिया। शुरुआती पूछताछ में पुलिस को यह पता लगाने में जुटी है कि क्या स्पा सेंटर के माध्यम से किसी प्रकार का अवैध व्यापार या देह व्यापार हो रहा था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार छापे के दौरान स्पा सेंटर की आड़ में अवैध देह व्यापार की गतिविधियां चलने के शक में युवतियों की पहचान और उनके यहाँ काम करने के मकसद की जांच की जा रही है। संचालक से भी पूछताछ की जाएगी ताकि पूरे मामले की सच्चाई तक पहुंचा जा सके। जांच में संचालक और अन्य कर्मचारियों की गतिविधियों को भी रिकॉर्ड किया गया। इस मामले में कोतवाली से एसपी गगन कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना स्पा में रेड मारने की कार्रवाई की गई, जहां से 6 युवतियों को गिरफ्तार किया गया और आगे की जांच जारी है। उन्होंने कहा कि सभी तथ्यों और प्रमाणों को इकट्ठा करने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला पंचायत बिलासपुर की सामान्य सभा की बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक दोपहर 12 बजे शुरू हुई, जिसमें विभिन्न विभागों कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान कृषि और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े मुद्दों पर विशेष चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। बैठक में लोक निर्माण विभाग, खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, आदिवासी विभाग और स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अधिकारियों से विभागवार जानकारी ली गई और चल रहे कार्यों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। कई योजनाओं में अपेक्षित प्रगति न होने पर अध्यक्ष ने नाराजगी जताई। अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी ने स्पष्ट कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जनता से जुड़े मुद्दों पर तेजी से काम किया जाए, विशेषकर किसानों और ग्रामीणों को सीधी राहत पहुंचाने वाले कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान खाद और बीज की कमी को लेकर गंभीर चर्चा हुई। अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान मौसम में किसानों के लिए खाद और बीज का समय पर मिलना बेहद जरूरी है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वितरण की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए ताकि किसानों की फसल प्रभावित न हो। स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी बैठक में कई मुद्दे सामने आए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को गंभीर मानते हुए अध्यक्ष ने चिकित्सकों और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति पर भी चर्चा की गई। अध्यक्ष ने कहा कि स्वच्छता अभियान केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि इसका असर गाँव गाँव और घर घर तक दिखना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गाँवों में स्वच्छता कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और आम जनता को अभियान से जोड़ा जाए। पत्नी ने बिना पर्याप्त कारण वैवाहिक जीवन से दूरी बनाई, यह पति के प्रति मानसिक क्रूरता है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पारिवारिक विवाद में फैसला सुनाते हुए पति की तलाक मंजूर कर ली है। पत्नी पिछले 10 साल से मायके में रह रही है। जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद के डिवीजन बेंच ने कहा कि पत्नी और बेटी पूरी तरह से उस पर आश्रित है, इसलिए पति को 6 महीने के भीतर पत्नी को 15 लाख रुपए स्थायी गुजारा भत्ता देने के आदेश दिए हैं। दरअसल कोरबा निवासी एक अधिकारी की साल 2010 में शादी हुई। पति का आरोप है कि शादी के कुछ दिनों बाद से पत्नी वैवाहिक कर्तव्यों से इनकार करने लगी, साथ ही संयुक्त परिवार से अलग रहने का दबाव बनाने लगी। इसके बाद वो मायके चले गए और साल 2011 से मायके में रह रही है। पति का आरोप था कि उसने कई बार पत्नी को वापस लाने की कोशिश की, यहाँ तक कि कोर्ट में अर्जी भी लगाई, लेकिन पत्नी तैयार नहीं हुई। दूसरी ओर पत्नी ने पति और उसके परिवार पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और 5 लाख रुपए मांग का आरोप लगाया था, जिसके बाद उसने 498 एक घरेलू हिंसा और भरण पोषण के मामले भी दर्ज करा। हालांकि कोर्ट ने 2021 में पति और उसके परिवार को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक सर्जन के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के अधिकारियों ने डॉक्टर के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियोजन चलाया। दरअसल डॉक्टर प्रवेश शुक्ला को 11 जुलाई 2023 को दाऊ कल्याण सी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग में संविदा पर सर्जन नियुक्त किया था। 8 जून 2024 को उन्होंने विचाराधीन आरोपी अनवर ढेबर को जिला हॉस्पिटल रायपुर रेफर कर दिया था। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस बीडू गुरु की डिवीजन बेंच में हुई। डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में लिखा है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसका इस्तेमाल याचिकाकर्ता, जो कि
पेशे से डॉक्टर है के खिलाफ अपराध के हथियार के रूप में किया जा रहा है, इसलिए आरोपित प्राथमिकी में लगाए गए आरोपी बेतुके हैं और संज्ञेय अपराध नहीं बनते। वैसे भी इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने 3 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा पारित 8 अगस्त 2024 के सेवा समाप्ति आदेश को रद्द कर दिया है। इधर बिलासपुर संभाग में पिछले 24 घंटों से रुक रुक कर हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। नदी नाले उफान पर है तो वहीं शहर के अधिकांश निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई है। बीती रात हुई तेज बारिश ने सरकंडा क्षेत्र की हालत सबसे ज्यादा बिगाड़ दी है, जहां कई घरों में 3 फीट से अधिक पानी घुस गया है। बंधवापारा, चौबे कॉलोनी, जबड़ापारा, नूतन चौक से लेकर जोरापारा तक की गलियों में कमर तक पानी भर गया। इस कारण स्थानीय लोगों को पानी में पैदल चलकर ही आना जाना पड़ा। बारिश के चलते घरों का सामान भी भीग गया और लोग पूरी रात पानी निकालने में जुटे रहे। प्रभावित क्षेत्रों में छोटे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान हुए। जल भराव की वजह से कई जगहों पर बिजली आपूर्ति भी बाधित रही। वाहन चालकों को पानी से भरी सड़कों पर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहीं लोगों ने निगम प्रशासन से तत्काल राहत और जल निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के लिए बिलासपुर समेत आसपास के क्षेत्र में फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इससे हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। लगातार हो रही बारिश ने एक और जहां शहर की सूरत बदल दी है, वहीं दूसरी ओर लोगों की परेशानियां भी कई गुना बढ़ा दी है। अब सबकी निगाह प्रशासन और मौसम विभाग की आगामी रिपोर्ट पर टिकी हुई है। कोनी थाना क्षेत्र के ग्राम निरतू में एक युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। थाना प्रभारी से मिली जानकारी के अनुसार उत्तरा मरावी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मृतक कोमल खैरवार निवासी आवास पर निरतू का शव नीम के पेड़ के पास सीसी रोड पर पड़ा हुआ है। मृतक के सिर में गंभीर चोट के निशान थे तथा सिर से खून बहते हुए जमीन पर फैला हुआ था। सूचना पर कोनी पुलिस ने मर्ग कायम कर मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई की। एफएसएल टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया। प्रारंभिक जांच में स्पष्ट हुआ कि मृतक की हत्या किसी भारी वस्तु से सिर पर वार कर की गई है। मृतक की पुत्री केसरी खैरवार ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि ग्राम निरतू निवासी भरत उर्फ छोटू सोनी ने उसके पिता को अज्ञात कारणों से डंडे से सिर पर वार कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। इसके आधार पर पुलिस ने आरोपी भरत सोनी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल कोनी पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। राजधानी रायपुर में सड़क हादसों की बढ़ती घटनाओं और दोपहिया चालकों की मौतों पर नियंत्रण के लिए पुलिस अब सख्त रुख अपना रही है। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेंद्र सिंह ने शहर और आसपास के सभी दोपहिया वाहन डीलर्स की बैठक लेकर स्पष्ट निर्देश दिया कि अब हर वाहन के साथ हेलमेट अनिवार्य रूप से बेचना होगा। बैठक यातायात कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें रायपुर शहर के 51 वाहन डीलर्स के अलावा रायपुर ऑटो डीलर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष कैलाश खेमानी और एमजी रोड व्यापारी संघ के अध्यक्ष संजय जदवानी भी मौजूद रहे। बैठक में रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेंद्र सिंह ने बताया कि रायपुर जिले में बीते 7 महीनों में सड़क हादसों में 214 लोगों की मौत हुई है, जिनमें अधिकांश मौतें सिर पर चोट लगने से हुई है। उन्होंने कहा कि सड़क हादसे केवल एक व्यक्ति की जिंदगी नहीं छीनती, बल्कि एक पूरे परिवार और उनके आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं में तेज रफ्तार, स्टंट और रेल बनाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। खासकर नवा रायपुर जैसे इलाकों में युवा वर्ग स्पीड बाइक लेकर खतरनाक स्टंट करते हैं, जिससे हादसे होते हैं और कई बार मौत भी हो जाती है। बैठक के माध्यम से एसएसपी ने डीलर से कहा कि जैसे आप वाहन बेचते समय ग्राहकों को कई विकल्प देकर उन्हें प्रभावित करते हैं, वैसे ही अब उनकी सुरक्षा के बारे में भी समझाना होगा। वाहन खरीदने वालों को यह बताना आवश्यक है कि हेलमेट क्यों जरूरी है। और फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ता है अगली खबर की ओर। चक्रधर समारोह की रंगारंग शाम कल उस समय ऐतिहासिक बन गई जब अबूझमाड़ से आए विश्व प्रसिद्ध मलखम्ब दल ने ताकत, संतुलन और लचीलेपन का अद्भुत संगम पेश किया। मंच पर परंपरा और साहस का ऐसा प्रदर्शन हुआ कि पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस शानदार प्रदर्शन के बाद दल से बीसीसी न्यूज से अनुज मिश्रा ने खास बातचीत की जिसमें कलाकारों ने अपनी यात्रा और अनुभव साझा किए। नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा। आप देख रहे हैं आपका अपना बीसीसी न्यूज। हम आज बात करेंगे चक्रधर समारोह की। चक्रधर समारोह चल भी रहा है और पूरे देश से कलाकार यहाँ परफॉर्म करने आए हैं। उसी क्रम में बस्तर के एक ऐसे क्षेत्र से, अबूझमाड़ क्षेत्र से मलखम्ब का एक दल यहाँ पहुंचा हुआ है। हम उनसे जानेंगे, बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये मलखम्ब है क्या। और ऐसे क्षेत्र से, छत्तीसगढ़ का वो पिछड़ा क्षेत्र जिसको बस्तर बोलते हैं, और बस्तर में अबूझमाड़ क्षेत्र से ये टीम निकल करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करी है। उसके पीछे इनका स्ट्रगल क्या रहा और आने वाले समय में इनके स्कोप क्या है, तो हम इनके कोच मनोज जी से बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है बीसीसी न्यूज में। सबसे पहले तो मुझे ये जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को, मलखम्ब है क्या चीज? मलखम्ब सर एक भारतीय परंपरा का खेल है जिसे इसे 17वीं शताब्दी में पहलवान लोग इसको किया करते थे। जो महाराष्ट्र के महाराज थे, पेशवा बाजीराव पेशवा, तो उनके जो सैनिक थे जो रहते थे वो लोग प्रैक्टिस करते थे इसके ऊपर में। मगर धीरे धीरे इसको जो रेसलर थे इसको इस्तेमाल करते थे। मलखम्ब एक सर दांव पेच का खेल है। तो दांव पेच का खेल मतलब दांव पेच को मजबूत करवाते हैं और शरीर को अपना स्ट्रांग बनाते हैं। तो पहलवानों इस्तेमाल करते थे। उसके बाद धीरे धीरे 1981 में इसको खेल के द्वारा शामिल किया गया। फिर धीरे धीरे भारत सरकार ने इसको खेल को मान्यता दिया और नेशनल गेम्स हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, नेशनल, ये सारे खेलों में शामिल किया गया। मगर अभी जो देख रहे थे सर, मलखम्ब से थोड़ा अलग है आर्टिस्ट के लेवल पे। ये चाइनीज पोल बोला जाता है इसको। इस पोल को करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगता है और कम से कम जो 10 साल बच्चा किया रहता है प्रैक्टिस, वही सब ये सारी चीजें कर पाते हैं। आप तो एक सैनिक थे, फिर मलखम्ब की तरफ आए आप, और आपने एक अबूझमाड़ जैसे क्षेत्र में जहाँ पे गाड़ी तो मुश्किल है, पैदल चलना, अभी बरसात चल रही, मुश्किल हो जाता है, वहां से इतनी बड़ी टीम आपने उठाई और इंडिया गॉट टैलेंट के आप विजेता भी रहे हैं। तो ये सफर कैसा रहा? और सबसे पहला तो वही सवाल है सर, आप सैनिक से इसमें कहाँ से आ गए? किसने इंस्पायर किया आपको? देखिए, सैनिक से पहले मैं एक खिलाड़ी हूँ सर, है ना। मैं अपने बचपन में खिलाड़ी था और वो सारी चीजें जो कमियां होती है सर, हम लोग जब खिलाड़ी थे तो हमारे पैरों में जूते, चप्पल, ये सारी चीजें कमियां रहती है सर, है ना। तो वो सारे कमियां एक दिन मन में एक लाता था कि जिस दिन मैं भी नौकरी करूंगा, बड़ा होऊंगा, उस दिन मैं लोगों का हेल्प करूंगा, बच्चों का हेल्प करूंगा, जूते दूंगा, चप्पल दूंगा। मतलब ऐसा एक मन थॉट था उस समय में। मगर ये भी थॉट था कि मैं कोच बनूं। मगर सैनिक में आया, अच्छा लगा। बस्तर में आया, बस्तर को देखने को मिला। बस्तर को बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिला, हर गांव को, हर क्षेत्र को, हर लोगों से मिलने के लिए। जिस प्रकार की हम वहाँ के लोगों के लिए भावनाएं हैं, उस प्रकार की है नहीं। उधर के लोग बहुत सुजबक है, बहुत बढ़िया है, जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो उसी क्षेत्र के ये सारे बच्चे हैं। स्ट्रगल तो इनके लाइफ में है ही है। इनको पकड़ लीजिए सर कि इनके जीवन में हर समय में लाइफ है, वो गांव पे हो या शहर में हो, क्योंकि वो दुनिया इन्होंने देखा नहीं है। तो इनके लाइफ में स्ट्रगल है ही है। एकेडमी आपने बनाई, अबूझमाड़ मलखम्ब एकेडमी। एकेडमी बनाने के बाद जब आप बना रहे थे तो आपको यकीन था कि ये जो आपने हीरे तराशे हैं, मैं कैमरा पर्सन को दिखाएंगे, ये हीरे आपको कितने साल में मिले और कितनी प्रैक्टिस इसके पीछे रही और कितनी मेहनत लगती है? देखिए सर, ये पूरे 500 बच्चों में से छट के ये 20-25 है जो मेरे पूरे 500 बच्चों को मलखम्ब सिखाया। मगर ये बच्चों ने उस चीज को समझा कि नहीं सर, कुछ अलग करने वाले हैं और इससे हमारी लाइफ बदलने वाली है। ये 500 बच्चों में से छट के ये 15-20 बच्चे ये, और मुझे यकीन था कि मैं इन बच्चों को जरूर एक दिन मंच दिलाऊंगा। और बिना विश्वास का तो कुछ नहीं होता सर। ये देख रहे हैं, देखिए बहुत छोटे बच्चे भी हैं आपकी इस एकेडमी में शामिल हैं।
ये खेल जो हमने आपने जो परफॉर्म दिया बहुत ही सुपर था, बहुत ही अच्छा था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज जो देखने को मिली है वो स्टंट है ज्यादा। तो कोई भी स्टंट करने के लिए हर किसी के अंदर एक डर रहता है। उस डर को आपने कैसे भगाया, क्योंकि सब तो कहीं ना कहीं शुरुआत में डर रहे होंगे, तो उस डर को भगाने के लिए आप किस प्रकार की इनकी प्रैक्टिस करवाते हैं? सर हमारे एकेडमी में वो सारे व्यवस्थाएं हैं जहाँ पे हम लोग कोई भी स्टंट को बहुत बारीकी से सिखाते हैं इन बच्चों को, हर चीज़ों को। जैसे सुरेश है तो इसके लिए अलग व्यवस्था बनाया गया है, अलग गद्दा, अलग मैट्रेस, सब कुछ इसके लिए अलग सुविधा दिया गया है। तो अभ्यास इतना अच्छा से करते हैं, प्लस एक दूसरे का ट्रस्ट, इन बच्चों का एक दूसरे का ट्रस्ट कि मैं नीचे हूँ, मैं ऊपर में हूँ, तो मुझे कोई ना कोई बचा लेगा। तो और अभ्यास से ये चीजें इतना निखर जाता है कि गलतियां नहीं होती सर। आज तक हम लोगों ने 100 से भी ज्यादा शो किया, आज तक गलती नहीं हुआ सर हम लोगों से। आ, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, ये बच्चे हैं जो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी गए हुए हैं, तो वहाँ उसको लेकर के भारत सरकार से या राज्य सरकार से आपकी क्या उम्मीदें या किस प्रकार की मदद संभव हो पाती है? फाइनेंशियली आप इसको क्राइसिस जो होते हैं उसको कैसे दूर कर पाते हैं? सर अब फाइनेंशियली देखा जाए तो ये पूरी टीम का जो अभी तक खर्चा है वो मैं ही चलाता हूँ, मेरी खुद की सैलरी से चलता है। और बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प करते रहते हैं और देते रहते हैं। जैसे ये भी हमारे सामान्य कलेक्टर महोदय सर हैं, जब भी मैं इनको बोलता हूँ कि कुछ मुझे नीड है तो ये यहाँ से भी हमें हेल्प करते रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे छत्तीसगढ़ में लोग हैं जो हमको हेल्प करते हैं, मदद करते हैं सारे चीज़ों के लिए। विदेश जाना रहता है, टिकट के लिए हो या वीज़ा के लिए हो, तो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन पूरे छत्तीसगढ़ का है सर हमारे साथ। मैं सिर्फ अकेले नहीं हूँ, तो सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, तभी मैं इस एकेडमी को चला पा रहा हूँ। और मैं ये इस मकसद से चल रहा हूँ कि सर छत्तीसगढ़ एक दिन अमेरिका गॉट टैलेंट में जाएगा और सर जीत कर आएगा, वहाँ पे छत्तीसगढ़िया सबने बढ़िया बोल कर आएंगे। तो ये हमारे मकसद है। चलिए, बीसीसी न्यूज भी इसकी बधाई देता है आपको आगे के लिए। क्या नाम है यार तुम्हारा? मेरा नाम सुरेश कुमार पटाई है। और तुम मुझे ऊपर से कूदते हो, डर नहीं लगता? मेरे को बहुत नहीं डर लगता क्यों नहीं लगता? क्योंकि मैं बहुत बार प्रैक्टिस था। जब प्रैक्टिस करते हो तब डर नहीं लगता? थोड़ा बहुत लगता है, ये लोग जोकते हैं, नहीं लगता। भरोसा रहता है कि पकड़ लेंगे, छोड़ दिए तो? मेरे को कभी नहीं छोड़ते, पकड़ते हैं। अरे मान लो छोड़ दिए तो यार? मेरा को डर नहीं लगता। नहीं लगता डर। ये देखिए, आप ये हौसला देखिए, ये हिम्मत देखिए इस छोटे से बच्चे की। और भी लोग हैं, आपको बता दें फिर से, ये अबू जमाड़ से, जहाँ की स्थिति छत्तीसगढ़ का हर बंदा जान रहा है, जो छत्तीसगढ़ को पिछले 5 सालों से भी देखा है तो वहाँ की स्थिति से परिचित होगा, न्यूज के माध्यम से है, जो कभी गया होगा। वहां से निकल के ये टीम आती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये परफॉर्म करती है। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार को भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ता है। और जैसा इन्होंने बताया मनोज जी ने, अपनी सैलरी से 500 बच्चे हैं, उनमें से 25 बच्चों को यहाँ लेके आए हैं, 500 बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो कितना कठिन होता होगा। हालांकि इस पर एक एक्सक्लूसिव खबर बीसीसी न्यूज आपके पास लाएगा। बहरहाल फिलहाल इतना ही, बने रहिएगा बीसीसी न्यूज के साथ। रायगढ़ नगर निगम की मेयर इन काउंसिल यानी एमआईसी की महत्वपूर्ण बैठक में 9 बिंदुओं पर चर्चा की गई और सभी को सर्वसम्मति से पारित किया गया। सबसे अहम फैसला खारा पुल घाट और ढीमरापुर मार्ग के नामकरण को लेकर लिया गया, जहां दोनों नामकरण को निरस्त कर दिया गया है। महापौर जीवर्धन चौहान की अध्यक्षता में नगर निगम की अहम बैठक हुई। इस दौरान एमआईसी के सभी सदस्य और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में 9 मुद्दों पर चर्चा की गई और सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए। सबसे बड़ा निर्णय खारा पुल घाट का नाम सावित्री जिंदल के नामकरण को रद्द करने का रहा। साथ ही ढीमरापुर मार्ग का नाम ओपी जिंदल के नामकरण को भी निरस्त कर दिया गया है। यही नहीं, ट्रांसपोर्ट नगर में 10-11 साल पहले आवंटित धर्मकाटा की जमीन का मामला भी खारिज कर दिया गया है, क्योंकि अब तक उस पर किसी और से कोई प्रस्ताव नगर निगम को प्राप्त नहीं हुआ था। महापौर जीवर्धन चौहान लगातार शहर के विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रयासरत है और हर सुबह साइकिल यात्रा का निरीक्षण करते हैं। ऐसी बैठक में लिए गए ये सर्वसम्मत निर्णय न केवल शहर की व्यवस्थाओं को प्रभावित करेंगे, बल्कि भविष्य के विकास कार्यों की दिशा भी तय करेंगे। आज एमआईसी की बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें एमआईसी के सभी सदस्य उपस्थित थे और कर्मचारीगण सभी उपस्थित थे, विभागीय कर्मचारीगण उपस्थित थे, जिसमें 9 बिंदुओं में चर्चा की गई और सर्वसहमति से पूरे 9 विषय को पास किया गया। जिसमें महत्वपूर्ण रहा एक खर्रा घाट जो पुल सावित्री जिंदल के नाम से नामकरण है, और ढीमरापुर मार्ग जो ओपी जिंदल के नाम से मार्ग है, उसे निरस्त करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
और ट्रांसपोर्ट नगर में जो धर्म कांटा के लिए पूर्व में 10-11 साल पूर्व उसको इलाज किया गया था, जिसको उनके द्वारा किसी प्रकार का प्रोटोकॉल नहीं आया, तो उसी कारण उसको भी निरस्त किया गया। विकास कार्य को गति को देने के लिए यह सब काम बहुत महत्वपूर्ण रहा, तो इसको सर्वसम्मति से इसको पारित किया गया। इधर रायगढ़ में लगातार भारी बारिश से केलो डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। हालात को नियंत्रित करने के लिए दोपहर 2 बजे से बांध के 6 गेट खोल दिए गए। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है, लेकिन चक्रधर नगर चक्रपथ पर लापरवाही साफ नजर आ रही, जहां लोग तेज बहाव के बावजूद गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करते दिखे। केलो डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दोपहर 2 बजे से डैम के 6 गेट खोले गए हैं, जिससे केलो नदी के जलस्तर और तेजी से बढ़ सकता है। प्रशासन ने पहले ही चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि चक्रपथ और रपटा क्षेत्र में जलभराव की स्थिति बन सकती है, इसलिए लोग सावधानी बरतें, लेकिन चेतावनी के बावजूद लापरवाही भी सामने आई। चक्रधर नगर चक्रपथ पर लोग तेज बहाव के बीच गणेश विसर्जन करते हुए दिखे। यह स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है। प्रशासन को चक्रपथ और रपटा क्षेत्र में तुरंत बैरिकेडिंग करनी चाहिए ताकि कोई अनहोनी न हो। केलो नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और खतरा अभी टला नहीं है। बीसीसी न्यूज़ की अपील है कि प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दे। बारिश की स्थिति पर यह खास रिपोर्ट बीसीसी न्यूज़ संवाददाता शैलेंद्र साहू के साथ देखिए। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र शाह और आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं इस वक्त मौजूद हूं चक्रधर नगर क्षेत्र के चक्रपथ के पास और मैं बताना चाहूंगा पिछले 2 दिनों से रायगढ़ में भारी बारिश हो रही है और बताना चाहूंगा केलो बांध के 6 गेटों को खोला गया है। साफ तौर पर देखा जा सकता है, नदी पर देखा जा सकता है, पानी का जो बहाव है काफी मात्रा में बढ़ गया है। प्रशासन द्वारा लोगों से लगातार अपील की जा रही है चक्रपथ जो एरिया है उसके पास ना जाए, कभी भी पानी का जो बहाव है बढ़ सकता है। हम लोगों से कहना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में कम से कम कुछ घंटों के लिए दूरी बनाकर रखेंगे। फिलहाल अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कभी भी स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए लोगों से पुनः अपील करते हैं। बीसीसी न्यूज़ अपील करता है कि चक्रपथ क्षेत्र में पिछले 1-2 घंटे न पहुंचे न जाए। रायगढ़ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चक्रधर समारोह 2025 की 8वीं संध्या सूर, ताल और घुंघरू की मधुर लय से सजी। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और भगवान गणेश की पूजा तथा दीप प्रज्वलन के साथ समारोह का शुभारंभ किया। रामलीला मैदान में आयोजित इस समारोह में राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, महापौर जीवर्धन चौहान, सभापति डिगरी लाल साहू, कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी और एसपी दिव्यांग पटेल सहित कई जनप्रतिनिधि व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राजा चक्रधर सिंह को पूरे देश का गौरव बताया। उन्होंने कहा कि चक्रधर सिंह ने गरीबों, किसानों और आदिवासी समाज के उत्थान के लिए उल्लेखनीय कार्य किया और कथक को नया आयाम देकर रायगढ़ घराने की स्थापना की, जो आज पूरी दुनिया में सम्मान पा रहा है। अठावले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि बीते 10 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे। आदिवासी समाज को सम्मान दिलाने का कार्य लगातार जारी है। उन्होंने समारोह में शामिल कलाकारों को शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। समारोह में राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि रायगढ़ घराना भारतीय संगीत इतिहास में चौथा प्रमुख घराना माना जाता है। आज चक्रधर समारोह केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है। रायगढ़ चक्रधर समारोह कला, संस्कृति और संगीत का ऐसा संगम बन गया है जिसकी गूंज अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक सुनाई दे रही है। तो आज चक्रधर सिंह महाराज जो हमारे गोंड समाज, आदिवासी समाज के राजा थे, और वो राजा तो मतलब सभी जनता के राजा थे, लेकिन संगीत पर उनका बहुत बड़ा प्रेम था। तबला बजाना, कथक गान जो है उस पर मतलब उनका बहुत बड़ा प्रेम था और कथक को पूरे छत्तीसगढ़ में और अनेक मतलब इंडिया में फेमस करने का उन्होंने किया था। राज्य सरकार की तरफ से हर साल ये चक्रधर महोत्सव होता है, संगीत महोत्सव होता है और यहाँ मतलब माननीय राज्यपाल साहब आते हैं, मुख्यमंत्री साहब आते हैं, कई मंत्री आते हैं और मुझे भी गए साल भी मतलब मुझे यहाँ बुलाया गया था और इसीलिए मतलब आज मैं इधर आया हूँ। और यहाँ देवेंद्र प्रताप सिंह जी जो हमारे साथ राज्यसभा में मेंबर भी है और वो चक्रधर सिंह महाराज के ग्रैंडसन भी है, उनके निमंत्रण पर आज मैं इधर आया हूँ। सर, राष्ट्रीय स्तर का समारोह है, कहीं ना कहीं केंद्र से जो फंडिंग की बात आती है उसमें कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं, तो प्रयास किए जाएंगे आपके तरफ से? मुझे लगता है कि प्रयास किया जाएगा। अगर अभी तो राज्य सरकार की तरफ से होता है, लेकिन केंद्र का जो कल्चर मिनिस्ट्री है जो माननीय शेखावत साहब के पास है, तो अगले साल अगर इसी तरह का प्रस्ताव राज्य सरकार की तरफ से आता है, जरूर मतलब भारत सरकार की तरफ से भी
इस महोत्सव के लिए फंडिंग देने के लिए जरूर हम प्रयत्न। अग्र समाज के कुल प्रवर्तक महाराज अग्रेसन की 5149वीं जयंती इस बार 12 से 24 सितंबर तक पूरे 13 दिनों तक धूमधाम से मनाई जाएगी। खास बात यह है कि इस बार कुल 55 कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें हर वर्ग और हर आयु के लोगों के लिए विशेष कार्यक्रम तय किए गए हैं। कार्यक्रम में 6 माह के दूध मुहे बच्चे का अन्न प्रसादन संस्कार, युवाओं के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट, बुजुर्ग महिलाओं के लिए प्रतियोगिताएं, राजस्थानी लोकनृत्य, मिस और मिसेस कार्यक्रम और युवाओं में लोकप्रिय रील्स बनाओ प्रतियोगिता शामिल होंगी। समाज की प्रतिभाओं को मंच देने और एकजुटता का संदेश मजबूत करने का यही महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है। पिछले वर्ष जहां वैवाहिक जीवन के 50 साल पूरा करने वाले दंपतियों को सम्मानित किया गया था, वहीं इस बार सामाजिक संस्थाओं के प्रमुखों को सम्मान किया जाएगा। इसके साथ ही APL यानी अग्र प्रीमियर लीग में खेल के दौरान सट्टे से दूर रहने का संदेश भी दिया जाएगा। अग्रसेन जयंती महोत्सव न सिर्फ परंपरा और संस्कृति का उत्सव है, बल्कि नई पीढ़ी को प्रेरणा देने और समाज को एकजुट करने का भी अनूठा माध्यम बन गया है। जैसे नया नया डेकोरेशन का है, पुरानी परंपरा जो होती है, कई चीज़ें होती है जिसको बनाना रहता है, आजकल की पीढ़ी को बनाना आता नहीं है, तो वो सारी चीज़ों को रखते हैं। जैसे इस बार एक नया कार्यक्रम है खोड़िया का। पहले लोग बारात निकल जाते थे, घर की महिलाएं घर में रहती थी, तो उनको भी मस्ती करने के लिए कोई प्रोग्राम रखना होता था, तो उसमें खोड़िया कार्यक्रम रखते थे, जिसमें लेडीज लोग आपस में दूल्हा दुल्हन बन के मस्ती करते थे। वैसे ही 6 महीने के बच्चे का जैसे मुँह जूठा करना है, तो ये एक प्रोग्राम रखा गया है, आजकल बहुत चला हुआ है। लोग यशोदा मैया नंद बाबा बन के कृष्ण बनाते हैं अपने बच्चे को और खीर से मुँह जूठा करते हैं, तो उसी टाइप से कई नए प्रोग्राम रखे हैं। शोभा यात्रा बहुत ही विशेष ढंग से मेन जो शोभा यात्रा रहती है वो निकाली जाएगी, और जो क्रिकेट मैच का जो आगाज होता है अग्रसेन जयंती का, वह एक नई IPL की तहत पे खिलाड़ियों को, मतलब जो एक ऑक्शन होता है, नई नई टीमें बनती है, तो हर खिलाड़ी को मौका मिलेगा। कितने दिनों का कार्यक्रम है? ये लगभग 12 तारीख से चालू होगा और 24 सितंबर को, 12 सितंबर से 24 सितंबर तक चलेगा। 24 सितंबर को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कितने कार्यक्रम होंगे? लगभग 50 के कार्यक्रम है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की निश्चितकालीन हड़ताल 17वें दिन और तेज हो गई। सरकार की दमनकारी नीति और कर्मचारियों की बर्खास्तगी के खिलाफ रायगढ़ में 507 कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा देकर बड़ा संदेश दिया है। नाराज कर्मचारियों का कहना है कि अब लिखित आदेश के बिना वापसी नामुमकिन है। रायगढ़ में NHM कर्मचारियों ने आज बड़ा कदम उठाते हुए आंदोलनरत 507 कर्मचारी सामूहिक रूप से CMHO कार्यालय पहुंचे और अपना इस्तीफा नायब तहसीलदार को सौंप दिया। इस दौरान जोरदार नारेबाजी हुई और माहौल सरकार के खिलाफ आक्रोश से गूंज उठा। कर्मचारियों का आरोप है कि शासन प्रशासन आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहा है। कल 2 कर्मचारियों की बर्खास्तगी हुई थी और प्रदेश भर में अब तक लगभग 25 कर्मचारियों को नौकरी से हटाया जा चुका है। इसी के विरोध में सभी ने सामूहिक इस्तीफा देने का निर्णय लिया। कर्मचारी संघ ने कहा कि वे अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इनमें नियमितीकरण, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, ग्रेड पे निर्धारण, वेतन वृद्धि, अनुकंपा नियुक्ति और मेडिकल अवकाश जैसे मूलभूत सुविधाएं शामिल है। कर्मचारियों ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं होती और लिखित आदेश जारी नहीं होता, तब तक वे सेवाओं पर वापस नहीं लौटेंगे। 507 कर्मचारियों का सामूहिक इस्तीफा सरकार के लिए बड़ा झटका हो सकता है। सवाल है कि क्या प्रशासन अब भी सिर्फ मौखिक आश्वासन देगा या फिर लिखित आदेश जारी कर इस टकराव को खत्म करने की कोशिश करेगा। हम सभी 507 लोग शासन की दमनकारी नीति के खिलाफ कल जो 2 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है और ऐसे ही राज्य में लगभग 25 लोगों को बर्खास्तगी की गई है, उसके विरोध में प्रदर्शन स्वरूप यहाँ पर घेराव करते हुए, नारेबाजी करते हुए CMHO ऑफिस से ही ये आदेश जारी हुआ था। इसीलिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी 507 लोग, और यहाँ नारेबाजी और घेराव करते हुए हम यहाँ सभी सामूहिक इस्तीफा सौंपने आए हैं। ये इस्तीफा सभी लोगों ने दे दिया है और यहाँ जो तहसीलदार साहब हैं उनके द्वारा रिसीव कर लिया गया है और पावती भी हमको प्रेषित कर दी गई। आज जो है जो NHM जो कर्मचारी संघ के द्वारा 10 सूत्री मांगों उनके मांगों में जो प्रमुख विषय है उसमें एक तो स्थायीकरण को लेकर उनके द्वारा मांग जो उनके कैडर की स्थापना करने की बात उनके द्वारा रखा गया है कि हेल्थ के क्षेत्र में एक उनके लिए कैडर की। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।